गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। अभिमन्यू वाली लाइन अभिमन्यू की तरफ पूरा चक्रव्यूह आपने भेज दिया सर। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद देऊ। पहले मराठी हो जाना फिर ईव्हीएम कापर फोडतायत, हिंमत असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या आता असं विरोधक म्हणतायत, काय सांगा? आम्हाला ते माहितीच होतं। जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ, परफेक्ट, एकदम जनमताचा कौल, लोकशाहीचा विजय। आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय, मला काय त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा लागेल। मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झालेला आहे। असं लोक तो देवेंद्र फडणवीस जो कहते हुए नजर आए कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एकता की जीत हुई, तमाम बड़े नेताओं का आभार प्रकट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करते नजर आए। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि आधुनिक अभिमन्यु हूं और हम सबने मिलकर चक्रव्यूह भेदा है। और जो सबसे बड़ी बात इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि 2 राज्यों में सत्ता का ये चुनाव था, झारखंड और महाराष्ट्र, और एक एक पर टाई होता हुआ ये मुकाबला नजर आ रहा है। जो जहां थे वहां रह गए और झारखंड में भी बाकायदा ये हिस्टोरिक रिपीट है हेमंत सोरेन का, इंडिया गठबंधन का कह लीजिए, हेमंत सोरेन का कह लीजिए, क्योंकि झारखंड में कभी भी सत्ता में
वापसी रूलिंग पार्टी की नहीं हुई। और एक बार फिर से सुनाती हूं आपको कि देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हुए नजर आए। क्योंकि आप लोग सबसे देखिए, बड़ी कोई- पार्टी है, तो सीएम पद क्या बीजेपी के खाते ना? सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। अरे बाबा, आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या। आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे, आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू। शिवसेना रियल एनसीपी वो भी एंड हो गया, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। सर, दो सवाल है। सर, एक मिनिट. या निवडणुकीमध्ये मराठीत विचारतो ना. या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला. तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपला यश मिळताना दिसतंय. याचं प्रमुख अॅनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांना त्याचं सत्य समजतं. लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते. लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जात आहे. तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं, पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे, त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं आहे. सर, मराठा आरक्षण को लेकर ही सवाल है. या संदर्भामध्ये काय सांगा, कारण की निकाल लागल्यामध्ये कला मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. हिंद हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे, किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे. त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे. आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे. सर, तुम्हाला दोन फोन आले. एक मराठा समाजाचे विरोधी फिर से आरोप लगा रहे हैं. काय नेमकं बोलणं झालं आईसोबत आणि अमित शहा? आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतलाय, आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचं अभिनंदन देखील केलं. सर, मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना. इसके बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी. आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं न कहीं आप लोगों को फेवर में? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे. तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा. सारे समाज. आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में. देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है. तो लोगों का विश्वास हम पर. तर 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली होती, त्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेला पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं कालांतराने. त्याचा प्रतिबदला घेतलाय का आता?
आणि तेल लावलेलं पल्लवान सक्सेस कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही. राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल कोण हरेल. कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती ही जनता कळवते. त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीनं पाहण्याचं कारण नाही. आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार. सर एक सवाल ये है कि नीतीवरतून जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं. त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही. म्हणून सांगितलं हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे. याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. तसं सर, स्वतःला चाणक्य मानत गैरकानूनी असं- गैरकानूनी सर, जीत ये स्वतःला कह रही चाणक्य है. मानत संजय नाही. राउत ने मात्र- स्टेटमेंट दिया है कि गैरकानूनी जीत है. इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता आप लोग के खिलाफ थी. और सर और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर लेता हूं सर. क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे बह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूं, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूं. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है. वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है. वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. देखिए, कभी न कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी आत्मचिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू.